तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज के इस मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में। आज का शो जो हो गया खत्म, अब इसमें काफी कुछ हमें देखने को मिला है। इनफैक्ट एलिमिनेशन चेंबर के बारे में काफी सारी नई अपडेट्स मिल गई हैं, तो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे गाइज। आप वीडियो को एंड तक देखते रहें और लाइक कर दें, क्योंकि जितने ज्यादा लाइक उतना ही होता है हमारा फायदा। आज किसी रीजन की वजह से फेस कैम वीडियो नहीं आ पा रही भाई, क्योंकि मुझे निकलना है कहीं पे और मैं वीडियो जो है शायद थोड़ी छोटी भी बनाने वाला हूं, लेकिन आपको रिव्यू देना जरूरी है, तो हम इस शो के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। तो गाइज स्टार्ट होता है, एडम पियर्स आ जाते हैं रिंग में और वो यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि वापस आ गए हैं यहाँ पे शेन मैकमैन। शेन मैकमैन आउट ऑफ नोवेयर इज बैक ऑन मंडे नाइट रॉ। लास्ट टाइम हमने उनको देखा था रॉ अंडरग्राउंड में, और जब रॉ अंडरग्राउंड कैंसिल हुई शेन मैकमैन भी चले गए थे। अब वो वापस आ गए हैं और यहाँ पे एडम पियर्स ने मेन इवेंट अनाउंस कर दिया, यानी कि रॉ की तरफ से जो हमें देखने को मिलेगा एलिमिनेशन चेंबर मैच फॉर द WWE चैंपियनशिप। जी हाँ, ड्रू मैकिंटायर को अपना टाइटल रिटेन करना पड़ेगा इनसाइड द चेंबर, और उनके अपोनेंट्स होंगे गाइस सारे फॉर्मर WWE चैंपियन जो रह चुके हैं अपने आप। वो हैं एजे स्टाइल्स, शेमस, रैंडी ऑर्टन, जेफ हार्डी एंड द मिज। तो ये होंगे 5 बंदे जो लड़ेंगे ड्रू मैकिंटायर से, और इस 6 मैन एलिमिनेशन चेंबर मैच अब ऑफिशियल कर दिया गया है। और शेन मैकमैन यहाँ पे काफी तारीफ करते हैं एडम पियर्स की, उन्होंने काफी अच्छा आइडिया सोचा है और ये मेन इवेंट गाइस अब हमें देखने को मिला है। तो शेन मैकमैन ने जबकि कुछ खास तो यहाँ पे करा नहीं, लेकिन वो वापस आ चुके हैं और शायद अब एक जनरल मैनेजर टाइप का रोल जो है वो करेंगे मंडे नाइट रॉ पे। इसके बाद एजे स्टाइल्स का मैच होता है जेफ हार्डी के साथ गाइस, और एक काफी अच्छा मैच था, लेकिन प्रॉब्लम एक बार फिर से यही है कि जेफ हार्डी यहाँ पे मैच हार गए, और ना ही सिर्फ हारे बल्कि उन्होंने यहाँ पे टैप आउट कर दिया और एजे स्टाइल्स को विक्ट्री मिल गई। अब स्टाइल्स जब भी मैच जीतते हैं रॉ पे, तो मैं कुछ कंप्लेंट नहीं करूंगा कि एजे स्टाइल्स क्यों जीते, क्योंकि वो जीतते हैं तो बिलीवेबल लगता है। लेकिन जेफ हार्डी को इस तरीके से ट्रीट करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, यानी कि 1 लॉस 2 लॉस 3 लॉस तक सही है, लेकिन हर हफ्ते तुम उनको हरा रहे हो और फिर तुम उन्हें फॉर्मर WWE चैंपियन बोल के एक एलिमिनेशन चेंबर मैच में जो है वो नंबर 1 कंटेंडर के तौर पे भी डाल रहे हो। तो वो चीज जो है समझ नहीं आती, क्योंकि जेफ हार्डी को भाई थोड़ा तो बिलीवेबल और स्ट्रांग दिखाओ कि हमें पता है कि वो टाइटल तो नहीं जीतेंगे, पर कुछ ना कुछ तो उनके कैरेक्टर के साथ अच्छा हो। लेकिन ऐसे ही वो सबसे मैचेस हारी जा रही हैं, ये बात मुझे पसंद आई नहीं। उन्होंने मैच डेफिनेटली गाइस यहाँ पे काफी अच्छा दिया। इसके बाद न्यू डे का मैच होता है रेट्रीब्यूशन के स्लैप जैक और टी बार के साथ, और यहाँ पे कमेंट्री पर थे मुस्ताफा अली, मेस भी वहां पे खड़े हुए थे। और जबकि मुझे रेट्रीब्यूशन में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इनकी स्टोरी लाइन भी कुछ प्रोग्रेस ही नहीं कर रही। मतलब मुस्ताफा अली जो है वो आके प्रोमोस तो कट करते हैं हर बार कि मैं ये करूंगा, मुझे वो चाहिए, लेकिन वो कहीं पे एंड नहीं हो रहा है, या फिर हम कहें कि उसका कोई गोल नहीं दिख रहा कि आखिर क्या करना चाहते हैं। लेकिन इस मैच की मैं बात करूं तो आज अबव एवरेज मैच डेफिनेटली हमें देखने को मिला न्यू डे और रेट्रीब्यूशन के बीच में, और एक बार फिर से यहाँ पे गाइस न्यू डे जीत चुकी है। तो मुस्ताफा अली की दिक्कत यहाँ पे ये है कि उनकी एक्सपेक्टेशन अपने ग्रुप से बहुत ज्यादा है, लेकिन वो हमेशा उनको नीचा दिखाते हैं क्योंकि वो हार जाते हैं अपने अपोनेंट से। और मुस्ताफा अली के लिए दिक्कत यह है कि जबकि वो बोलते बहुत कुछ हैं, उनका ग्रुप फिलहाल तो किसी लायक मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे गाइस वो एक बार फिर से न्यू डे से हार गए हैं। इसके बाद रिंग में आ जाते हैं रिक फ्लेयर और लेसी एवंस, और यहाँ पे रिक फ्लेयर ने हमको बताया कि वो लेसी एवंस को अब ट्रेन कर रहे हैं टू बिकम अ नेक्स्ट स्टार, और वो चाहते हैं कि लेसी एवंस भी चैंपियनशिप्स जीतें। और लेसी एवंस भी यही कहते हैं कि भाई लोगों को लग रहा है कि मेरा रिक फ्लेयर के साथ कोई गलत तरीके से रिलेशनशिप है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ एज अ लेजेंड, और मैं उनसे ट्रेनिंग ले रही हूँ, जो कि चीजें मुझे सीखनी जरूरी है अगर मुझे नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना है। तो शार्लेट आ जाती है यहाँ पे और वो कहती है लेसी को कि अगर तुम्हें ट्रेनिंग करनी ही थी तो तुम परफॉर्मेंस सेंटर में जाके भी तो सीख सकती थी, तुम रिक फ्लेयर के साथ आके हम लोगों की लेगेसी को क्यों खराब कर रही हो। और वो कहती है कि देखो तुम कुछ भी कर लो, तुम शार्लेट फ्लेयर 2.0 ही रहोगी, कभी मेरे जैसी बन नहीं पाओगी। और वो कहती हैं जहां तक फ्लेयर फैमिली की लेगेसी की बात है, मैं बहुत सालों से उसमें ऐड करती जा रही हूँ और मैं अपने आप में अकेली ही काफी हूँ, मुझे अपने फादर की भी अब कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे रिक फ्लेयर रिवील करते हैं कि उनकी बात हुई रॉ मैनेजमेंट से, और उन्होंने बोला कि अगर आज लेसी एवंस शार्लेट को हरा पाती हैं तो उनको एक चैंपियनशिप मैच मिलेगा आस्का के अगेंस्ट। तो इसके बाद गाइस यहाँ पे हमें मैच देखने को मिलता है शार्लेट फ्लेयर और लेसी एवंस का। ये मैच चल रहा होता है, ऑब्वियसली रिक फ्लेयर रिंग साइड होते हैं और शार्लेट को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो अटैक करती हैं कॉर्नर में जाके लेसी एवंस पे। रेफरी अपनी 5 काउंट करता है और ये डिस्क्वालिफिकेशन में मैच खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लेसी एवंस जीत गई विया डिस्क्वालिफिकेशन, और अब वो बन चुकी है नंबर 1 कंटेंडर, यानी कि ये मैच ऑफिशियल कर दिया गया है फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप आस्का अगेंस्ट लेसी एवंस। तो ये गाइस एक कमाल की बात है। और आज बैक स्टेज बियांका बेलेयर ने भी कन्फ्रंट करा था आस्का को, और वहां पे बियांका आस्का को कहती हैं देखो भाई आई एम रेडी फॉर आस्का, और अगर तुम अपना टाइटल रिटेन कर पाती हो एलिमिनेशन चेंबर में तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें भी चैलेंज कर सकती हूँ। लेकिन बियांका यहाँ पे गाइस रुकी हुई हैं और उन्होंने अभी तक डिसीजन लिया नहीं है कि वो किसको चैलेंज करेंगी। इसके बाद गाइस आ जाते हैं रिंग के अंदर द रेटेड आर सुपरस्टार एज, और वो बात करते हैं कि उनका हफ्ता कितना अच्छा निकला। उन्होंने सारे चैंपियंस को कन्फ्रंट करा है, लेकिन अभी वो डिसीजन नहीं लेना चाहते, और वो कहते हैं कि
एलिमिनेशन चेंबर मैच बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, और मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन चैंपियन बाहर निकलेगा, तो मैं अपना डिसीजन अभी लूंगा नहीं। और यहाँ पे उनको इंटरप्ट करते हैं मिज जॉन मॉरिसन, और अब उनके साथ जुड़ चुके हैं एंजल गार्जा भी। तो ये लोग आते हैं रिंग के अंदर और मिज कहते हैं देखो एज, मुझे पता है कि तुम्हारी यही थिंकिंग है, तुम रेसलमेनिया में जाओगे और चैंपियन बनोगे, लेकिन अगर तुम चैंपियन वहां जाके बन भी गए तो मैं आ जाऊंगा और मनी इन द बैंक कैश इन करके तुम्हारे को उसी समय हरा दूंगा। एज कहते हैं तुम भाई कितने बड़े बेवकूफ हो, मनी इन द बैंक एक ऐसा मैच है जो कि मैंने क्रिएट करा है, मैं उसको पहली बार जीता था, और तुम मुझे आके यहाँ पे बता रहे हो कि तुम क्या करोगे। मतलब मैं तुमसे एक अलग ही लेवल पे हूँ, और तुम बेवकूफ हो कि जब मैंने ऑलरेडी तीनों चैंपियंस को WWE के हाई अलर्ट पे डाल रखा है, तो तुम मुझे आके क्यों बता रहे हो कि तुम्हारे प्लान्स क्या हैं। तो एज बेसिकली कहते हैं कि मिज मुझे तुमसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, और यहाँ पे गाइस वो चले जाते हैं माइक ड्रॉप करके। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट का अगेंस्ट एंजल गार्जा, और यहाँ पे गाइस इस मैच में कुछ बहुत ज्यादा खास था नहीं, लेकिन आउटसाइड इंटरफेरेंसेस करने की कोशिश कर रहे थे मॉरिसन और मिज। और यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि बैड बनी भी रिंग साइड होते हैं और वो मनी इन द बैंक उठा लेते हैं मिज का, और वो उसको फेंक देते हैं रिंग के अंदर। मॉरिसन चले जाते हैं रिंग में, और रेफरी इस चीज की वजह से मिज और मॉरिसन को इजेक्ट कर देता है। तो ये चीज काफी फायदेमंद हुई, और बैड बनी ने एक बार जो है फिर से मिज और मॉरिसन के साथ कुछ बुरा किया, और इसके फायदे की वजह से डेमियन प्रीस्ट लगाते हैं रेकनिंग और हरा देते हैं एंजल गार्जा को। तो जो लेटेस्ट रूमर्स हैं उसके अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि बैड बनी रेसलमेनिया में एक मैच लड़ेंगे गाइस, और वो हो सकता है टैग टीम विद डेमियन प्रीस्ट अगेंस्ट मिज एंड जॉन मॉरिसन। और अगर ऐसा है तो इस मैच में कुछ ज्यादा बड़ा तो है नहीं कि आप लोग इसको देखने में इंटरेस्टेड होंगे, डेफिनेटली कमेंट्स में मुझे बताएं। अगला मैच जो देखने को मिला वो था कीथ ली अगेंस्ट मैट रिडल का गाइस, और ये काफी अच्छा मैच था, और इन दोनों के बीच में एक बैक स्टेज सेगमेंट भी हुई जहां पे बात कर रहे होते हैं बॉबी लैशली के बारे में और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के बारे में। और जैसा कि मैंने कहा ये मैच गाइस काफी अच्छा हमें देखने को मिला। इन दोनों की केमिस्ट्री पहले से ही बनती है क्योंकि ये एनएक्सटी में एक साथ ट्रेन करे हैं, एनएक्सटी में इनके मैचेस भी हुए हैं, और यहाँ पे कीथ ली जीत जाते हैं स्पिरिट बॉम्ब लगा के। लेकिन यहाँ पे अगर रिडल जीतते तो मैं कहता कीथ ली क्यों हार गए, तो कुछ खास यहाँ पे कंप्लेंट करने के लिए है नहीं। लेकिन मैच के बाद बॉबी लैशली आते हैं गाइस और इन दोनों को ही अटैक कर देते हैं। वो पहले हर्ट लॉक लगाते हैं रिडल के ऊपर, और उसके बाद स्टील स्टेप से अटैक कर देते हैं यहाँ पे कीथ ली को। और अभी मैच ऑफिशियल हो चुका है एलिमिनेशन चेंबर के लिए, अ ट्रिपल थ्रेट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, यानी कि कीथ ली, मैट रिडल एंड बॉबी लैशली। और भाई अगर कोई समय है कि जब WWE टाइटल चेंज कर सके तो वो ये टाइम है, एंड आई थिंक अब बॉबी लैशली को हराया जा सकता है। और रेसलमेनिया सीजन से पहले अगर यहाँ पे चैंपियन बन जाते हैं कीथ ली या फिर मैट रिडल, तो उनके लिए काफी अच्छी ये चीज हो सकती है। इसके बाद गाइस हमें एक मैच देखने को मिलता है लाना और नाया जैक्स के बीच में, और यहाँ पे जबकि कुछ खास तो था नहीं। नाया जैक्स एक लेग ड्रॉप की कोशिश करती है लाना पे, लेकिन लाना रास्ते से हट जाती है और एप्रन पे नाया गिर जाती हैं। वो रिंग साइड पे चल रही होती है, लाना उनको पीछे से आके धक्का लगाती हैं और वो थ्रू द टेबल गिर जाती हैं। तो लाना यहाँ पे हरा देती है नाया जैक्स को, और मैच के बाद नयोमी और लाना को अटैक कर देती है यहाँ पे शेना बेजलर। और इसके बाद शेना और नयोमी का मैच होता है जिसमें एक बार फिर से यहाँ पे नयोमी जीत जाती है रोल अप करके शेना को, क्योंकि शेना का ध्यान लाना पे रहता है। वो आउटसाइड उनको अटैक करने में इतनी बिजी हो जाती हैं कि इस चीज का फायदा नयोमी यहाँ पे उठा लेती हैं। तो ये क्लियर है कि आज दोनों टैग टीम चैंपियंस हार गए हैं, तो यहाँ पे नंबर 1 कंटेंडर्स लाना और नयोमी को बनना है। और अगर कोई प्री शो का मैच मैं देख सकता हूँ होते हुए, तो आई थिंक यही वो हमें एलिमिनेशन चेंबर में देखने को मिलेगा। और फाइनली शो का मेन इवेंट जो कि अनाउंस करा गया था ड्रू मैकिंटायर अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन, और लोगों की यहाँ पे उम्मीद थी पक्की पक्की कि हाँ भाई आज तो द फील्ड का रिटर्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर से फील्ड नहीं, आई थिंक अलेक्सा ब्लिस का भी कोई आज साइन ही नहीं था रॉ के ऊपर, तो लोग काफी इस चीज से डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर का मेन इवेंट हम ऑलरेडी इतनी बार देख चुके हैं कि मेरा तो इस मैच में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। अब हमें पता है कि हाँ भाई ये मैच अच्छा देंगे, बिल्कुल इन्होंने ऐसा ही करा, लेकिन हम जबकि इस चीज को इतनी बार पहले देख चुके हैं तो हम कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये बात मैं जानता हूं। तो इस मैच के बीच में शेमस रिंग साइड पे आ जाते हैं और वो एकदम से रिंग के बीच में आके ऐसा लगता है ब्रोक किक लगाना चाहते हैं मैकिंटायर को। मैकिंटायर हट जाते हैं रास्ते से, ऑर्टन को ब्रोक किक लगती है, तो ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से रैंडी ऑर्टन यहाँ पे जीत जाते हैं। लेकिन जैसे ही शेमस मुड़ते हैं उनको क्लेमोर किक पड़ती है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से, और गाइस जो ब्रोक किक का बदला यहाँ पे मैकिंटायर को तो मिल ही गया है, और वो सेलिब्रेट करते हैं और मंडे नाइट रॉ इस तरीके से खत्म हो जाती है। तो जो एंडिंग थी शो की थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। आई थिंक कि जो फील्ड का रिटर्न है वो WWE बचा के रख रही है यहाँ पे एलिमिनेशन चेंबर के लिए, या फिर अभी भी हम गलत हो सकते हैं, क्योंकि हर बार एक्सपेक्टेशन लगती है लेकिन पता नहीं कि आखिर द फील्ड का रिटर्न कब होने वाला है। तो गाइस इंटरेस्टिंग रहेगा देखना वो चीज कब होगी। लेकिन अगर आज ओवरऑल में शो की बात करूं तो मंडे नाइट रॉ जो है वो एक एवरेज शो था। मैं ज्यादा उसकी तारीफ भी नहीं करूंगा और ऐसी भी कोई बुराई नहीं करूंगा कि बिल्कुल ही बोरिंग शो था। तो आप लोग अपने ओपिनियंस इस शो के बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।